वहाँ राह। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज पर सुंदर चीजें ना बनाई जाती हो। भारत की हस्तकला अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। कपड़ों पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व हम इस लेख में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, हमारे घर पर तकिए की कवर, मेजपोश या फिर माँ दादी की शॉल पर रंगीन धागों से की गई कढ़ाई हम देख सकते हैं। बच्चे अगर इस तरह की कढ़ाई को देखेंगे एवं सुई धागे से अगर कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि यह काम कितना मेहनत का होता है। गुड़िया, मिठाई और कपड़ों की तरह कढ़ाई के भी सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में विद्यमान हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह यह एक लेख है जिसकी कहानी इला नाम की एक लड़की पर आधारित है जो कि दिव्यांग है। उसके हाथ काम नहीं करते। वह 26 साल की है एवं वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला के हाथ काम नहीं करते, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और कढ़ाई के कामों में कुशलता प्राप्त की। इला का बचपन अमरेली जिला के राजकोट गांव में अपने नाना नानी के पास में हुआ। वहाँ बच्चों के साथ में खेलना बहुत पसंद करती थी। वहाँ के बच्चे तरह तरह के खेल खेलते। इला उन बच्चों के साथ में गाने में तो साथ देती थी, लेकिन उनके साथ में पींगे नहीं ले पाती थी। वह रस्सी को पकड़ ही नहीं पाती थी। इला ने अपने हाथों की इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया एवं उसने यह निश्चय किया कि वह अपने हाथों के सारे कामों को अपने पैरों से करेगी। उसने अपने सभी कामों को पैरों से करना सीखा। वह पैरों से सब्जियां काटती, पैरों से खाना बनाती, पैरों से फर्श साफ करती, पैरों से तख्ती पर भी लिख पाती थी। उसने यह सभी काम खुद सीख लिए थे। इला ने स्कूल में दाखिला भी लिया। वह 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन 10वीं की कक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि उसे समय रहकर यह पता नहीं था कि उसे परीक्षा लिखने के लिए अन्य व्यक्ति मिल सकती है। अगर उसे पता होता तो वो शायद 10वीं की परीक्षा भी पास कर जाती। इला अपनी माँ और दादी को कशीदाकारी का कार्य करते हुए देखती थी। वो देखती थी कि वे किस प्रकार सुई में रेशम पिरोते थे एवं एक दिन उसने यह निश्चय किया कि वह भी यह काम सीखेगी। उसने हाथों के अंगूठों की जगह पैरों के अंगूठों से काम करना शुरू किया। 15 से 16 साल के होते होते वह कशीदाकारी की कढ़ाई में माहिर हो गई। वह तरह तरह के टाके भरने में और रंगों के चुनाव में कुशल हो गई। उसके कपड़ों में लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था एवं डंडियों को काथा से उभारा था। इला पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता खोज लाती थी, जो कि सभी को बहुत पसंद आती थी। अब इला के पांव रुकते नहीं है एवं सुनहरे रुपहले बेल बूटों को उकेरते वह थकती नहीं है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि आपको मिलेगी पृष्ठ संख्या 41 पर। तो चलिए इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ा जाए। जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पूर्व हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जान लेते हैं। हमारा पहला कठिन शब्द है मलमली। बच्चों, मलमली का अर्थ होता है मलमल के कपड़े, यानी मसलिन क्लॉथ। इस वक्त आप मलमल के कपड़ों की उदाहरण स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, हमारा अगला शब्द है टाका। टाका का अर्थ होता है हाथ की सिलाई, यानी हाथों से बनाई गई सिलाई। इसे हम स्टिच भी कह सकते हैं। टाका के कुछ उदाहरण आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है बेमिसाल, यानी रेयर।
हमारा अगला शब्द है मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण यानी एग्जाम्पल। इस वक्त आप स्टिचिंग के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यानी तरीके आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि रनिंग स्टिच, बार स्टिच, बैक स्टिच, इनविजिबल स्टिच, कैट स्टिच, whip स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच। ये सभी स्टिचिंग के उदाहरण है बच्चों, यानी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है स्वर। स्वर का अर्थ होता है आवाज यानी वॉइस या फिर साउंड। विष। विष का अर्थ होता है बच्चों जहर यानी पॉइजन। हमारा अगला शब्द है सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ होता है बचाव या फिर प्रोटेक्शन कह सकते हैं हम इसे, या फिर डिफेंस कह सकते हैं सुरक्षा को। हमारा अगला शब्द है कशीदाकारी। कशीदाकारी का अर्थ होता है कढ़ाई करना यानी एम्ब्रॉयडरी। इस वक्त आप एम्ब्रॉयडरी के कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कशीदाकारी के कुछ उदाहरण। हमारा अगला शब्द है परिधान। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। वस्त्र यानी क्लोथ्स। प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अर्थ होता है नुमाइश यानी एग्जीबिशन। कुदरत। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति यानी मदर नेचर। अगला शब्द है हमारा नवीनता। बच्चों नवीनता का अर्थ होता है नयापन यानी इनोवेशन, या फिर हम इसे क्रिएटिविटी कह सकते हैं। बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके लिए कुछ सिलाई कढ़ाई के नमूने लाया गया है जो कि हाथों से बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है। कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मलमली धोती का जो बादामी रंग है वह बिल्कुल खिल उठा था और किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई जो बेल थी उन पर जो अपना भरवा टाके जो हैं वो अपना कमाल बहुत ही बखूबी दिखा रहे थे। और सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी इन मलमल में। और ये जो बेल बूटे हैं ये किसने बनाया था बच्चों? ये इला सचानी ने बनाया था। और ये जितने भी बेल बूटे एवं कढ़ाई के बाकी जो नमूने हैं इन सबको सजाया था इला सचानी ने, जो कि हिम्मत की अनूठी मिसाल है। क्योंकि इला के हाथ काम नहीं करते हैं, वो दिव्यांग है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी अपनी। उसने ये सारे के सारे जो डिज़ाइन से कशीदाकारी का जो कार्य है, जितने भी सारे जो कार्य हैं ये सभी उसने अपने पैरों से लेने का ठान लिया। आप इस वक्त इला को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता।
सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और उच्च स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोड़ी सावन जल्दी आइयो रे। इस प्रकार के गाने गाते, यानी कच्चे नीम की निम्बोड़ी सावन जल्दी आइयो रे। इला 26 साल की है एवं वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला का बचपन अमरेली जिला के राजकोट गांव में अपने नाना नानी के यहाँ पर बीता। सांझ होते ही यानी शाम होते ही वहाँ के जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ जाते एवं सभी अलग अलग तरह के खेल के, जैसे कि कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो वो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे सुर में गाते हैं कि कच्चे नीम की निम्बोड़ी सावन जल्दी आइयो रे, यानी कच्चे की निम्बोड़ी जो है वो कच्ची है, सावन जल्दी आइयो रे। ठीक है बच्चों, इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि इला गाने में तो उन बच्चों का साथ देती थी मगर उनके साथ में पेंगे नहीं ले पाती थी क्योंकि उसके जो हाथ है वो काम ही नहीं करते थे। तब वो मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे जो है वो भी चाहते थे कि इला जो है उनके साथ में खेले, लेकिन वो तो खेल ही नहीं पाती थी उनके साथ में। तो वह कभी कभार पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेलों में शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ में जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा देने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। उसके हाथ ही नहीं उठेंगे तो वो धप्पा कैसे देगी बच्चों। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसके साथ ना देने की ठान रखी हो। लेकिन इला ने अपने इस हाथों की जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना। लेकिन बच्चों, इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना और उसने वह सब कुछ अपने पैरों से करना सीखा जो कि आमतौर पर बाकी लोग अपने हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, सब्जियों को काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखने का कार्य भी उसने अपने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला भी लिया है। दाखिला मिलने में भी उसे काफ़ी परेशानी हुई थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर की चिंता हो रही थी तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। लेकिन किसी किसी काम को वह इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले भी दंग रह जाते थे कि एक दिव्यांग लड़की कितनी फुर्ती से इतने सुंदर से कार्य कर लेती।
इला को किसी किसी काम को करने में परेशानी तो होती थी, लेकिन वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन वह 10वीं की कक्षा जो है वह पास नहीं कर पाई थी, क्योंकि इला को यह पता नहीं था कि उसे परीक्षा लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की मदद मिल सकती है। अगर उसे समय रहते यह बात पता होता तो वह 10वीं की कक्षा भी पास कर जाती थी। कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। यानी बच्चों, वो भी चाहती थी कि वो 10वीं की कक्षा पास करे, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं कर पाई। लेकिन उसे इस बात का दुख भी है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके स्पिरिट को देखिए बच्चों, उसकी उम्मीद को देखिए कि वो क्या कहती है कि पर यहाँ पर आकर जिंदगी रुक तो नहीं जाती है ना। तो उसने आगे बढ़ने का ठान लिया। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इला ने अपनी माँ और दादी को बचपन से देखा है कशीदाकारी करते हुए। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर उनमें बूटियां कैसे उकेरते हैं, यह सब कुछ वह देखती थी। और ना जाने कब उसने मन ही मन में कशीदाकारी करने का ठान लिया। और उसने यहाँ पर भी देखिए बच्चों, उसने यहाँ पर अपने पैरों का अंगूठे का सहारा लिया, जो कि आमतौर पर लोग अपने हाथों के अंगूठे का सहारा लेते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना बच्चों कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल एवं कौशल का काम होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन इला ने तो यह भी कर डाला। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इला के मन में इच्छा थी कि वह कशीदाकारी का कार्य सीखेगी, फिर चाहे लोग उसे हाथों से करे और वो पैरों से करे, क्या फर्क पड़ता है ना। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई। काठियावाड़ की जो कशीदाकारी है उसे काठियावाड़ी कशीदाकारी कहा जाता है, जो कि गुजरात का एक रीजन का नाम है। 15-16 साल के होते होते वह काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। किस वस्त्र पर वह किस तरह के नमूने, यानी वह इसमें भी माहिर हो गई कि किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंग से यह नमूना खिल उठेगा। वह इन सभी चीज़ों में मास्टर हो गई, एकदम सी कौशल हो गई कि किस प्रकार से किस चीज़ को बनाने से वह और खूबसूरत, उसका जो रंग है वह निखर के सामने में आएगा। यह सब कुछ वह समझने लगी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा गया था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बेलबूटियां उकेरते अब थकती नहीं है। यानी बच्चों, इला जो है कशीदाकारी में वह इतनी माहिर हो चुकी थी एक समय में कि उसके द्वारा कढ़ाई की गई परिधानों की यानी वस्त्रों की जो प्रदर्शनी है वो लगना शुरू हो गया, यानी एग्जीबिशन लगना शुरू हो गया। इला जो है इन वस्त्रों में ना कि सिर्फ वह काठियावाड़ी कशीदाकारी का इस्तेमाल करती थी, इसमें वह लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिखा रही थी। जैसे पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। बच्चों, चिकनकारी जो है यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश का एक टाका का नाम है, यानी कशीदाकारी के डिजाइन का नाम है चिकनकारी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था। काथा जो है यह भी एक स्टिच का नाम है बच्चों। यानी बच्चों,
ईला ना सिर्फ पारंपरिक डिजाइनों पे कार्य करती थी, बल्कि वह इन पारंपरिक डिजाइनों के साथ में अपने तरफ से आधुनिकता के तौर पर नए नए डिजाइन जोड़ती थी, जिनकी मिली जुली डिजाइन्स सभी को बहुत अच्छी लगती थी। ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में उसकी चमक, होठों पर मुस्कान और उसके मन की जो अनूठी विश्वास से उसे लेकर वह सुनहरे रूपहले सुंदर सुंदर बेल बूटे उकेरते, अब वह बिल्कुल भी थकती नहीं है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को हमने खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 पर देखिए, यहाँ पर कुछ टाकों के उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि जंजीर टाका, मछली टाका, भरवा टाका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका। बच्चों, आप इसे अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। एक सादा रुमाल ले लो या फिर कपड़ा काट कर उस पर आप इस तरह के जो टाके हैं इसे आप प्रोजेक्ट के तौर पर अपने अपने घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं। ईला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह अपंग है, उसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे ईला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफी चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से ईला कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन ईला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख है। ईला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती, और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी, और बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी की गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफी सराहा। इस प्रकार ईला जहाँ चाह वहाँ राह जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है। वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ने को जा रहे हैं। देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो बच्चे बताइए, अगर ईला या ईला जैसी कोई लड़की अगर आपकी कक्षा में दाखिला लेती या एडमिशन लेती तो आपके मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। उत्तर में आप, यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं? मतलब बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेख को पढ़ने के बाद में क्या आपकी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। चलिए देख लेते हैं, आप इसमें क्या लिख सकते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया है कि हम अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। ठीक है बच्चों, और इस बात को तो
इला ने 100% प्रूव भी कर दिया कि दिव्यांग या अपंग लोगों के अंदर में कितनी एबिलिटी या फिर कितना कौशल होता है ना बच्चों। तो हमारी सोच तो बदलनी ही थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। आपको यह सोचना है कि बच्चों अगर इला आपके विद्यालय में आएंगी तो उसको कौन कौन से काम करने में परेशानी हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए बताइए। इसमें हम लिख सकते हैं कि जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। कोई खेल खेलना और कोई सामान उठाना, इन सब कामों में इला को परेशानी हो सकती है। दूसरी प्रश्न पढ़ लेते हैं। उससे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि इला को ज़्यादा परेशानी ना हो, उसकी सारी परेशानी को तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ परेशानी को तो हम बिल्कुल दूर कर सकते हैं, या थोड़ी सी मदद हम उसके लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने विद्यालय में क्या कोई बदलाव सुझा सकते हैं। अगर सुझा सकते हैं तो वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं। उससे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालयों में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसे छात्रों की सहायता करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इला के बारे में आपके मन में क्या क्या उठ रहे हैं इनको इला को एक चिट्ठी लिखकर बताना है। ठीक है बच्चों, वो किस प्रकार आपके लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है, उसे आपको क्या क्या लिखना है, आप सब कुछ इस पत्र में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हमें इस पत्र में बच्चों अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद में आपको शुरू करना है कि प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तुम्हारा या तुम्हारी मित्र, नीचे में आप अपना नाम लिख करके उसे सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि इला को लेकर उसके जो स्कूल वाले वो चिंतित क्यों थे और उनको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपको लिखना है, कारण लिखना है। इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले क्या थे बच्चों? चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्रों को इन कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता ही है ना बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। सही के आगे राइट का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, बच्चों इसका जो कारण है उस पर आपको टिक लगाना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 कारण दिए गए हैं, आपको इसमें से सही कारण को चुनना है और उसके सामने में टिक करना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। पहला है, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। ये तो पूरा का पूरा गलत है बच्चों, क्योंकि उसने तो अच्छी तैयारी की हुई थी। दूसरी पर लेते हैं, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि वो तो परीक्षा को पास करना चाहती थी। तीसरी पर लेते हैं, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और चौथी है, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, चौथा ऑप्शन भी गलत है कि उसको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे तो पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको कौन सा लगता है बच्चों? तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 3 का जो सही उत्तर है वो है थर्ड ऑप्शन, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4 पढ़ लेते हैं। क्या इला अपने पैर के अंगूठों से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते?
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठों से कुछ भी करना नहीं सीख पाती, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती थी। तो वो अपनी तरह से कोई भी कोशिश भी नहीं कर पाती थी एवं वो सीख भी नहीं पाती थी सारे कामों को अपने पैरों से करना, है ना बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो बच्चों इस पाठ को पढ़कर आपने कितने नए शब्द सीखे हैं, जैसे कि पल्लू, टाके, बेलबूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, है ना बच्चों। ये सभी आपने नए शब्द बिल्कुल सीखे हैं इस पाठ में आकर के, है ना। ख पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुने यानी ऊन, बागबानी, पतंगबाजी, है ना बच्चों। इसमें हमने चुना है बुनाई एवं पतंगबाजी को। बुनाई में बच्चों क्या क्या लगता है बताइए। बुनाई में ऊन लगती है, सिलाई, फंदे, धागा, घर, डिजाइन, फंदे डालना आदि, ये सभी शब्द हम यूज करते हैं, है ना। चलिए दूसरी है पतंगबाजी। पतंगबाजी में साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 2 पढ़ लेते हैं। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 में दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। बच्चों हमने पहले ही बताया था कि इस पाठ में पृष्ठ संख्या 46 में काफी सारे टाकों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जंजीर टाका, भरवा टाका और भी काफी सारे हैं। उसमें से आप किसी भी एक टाका को ले लीजिए बच्चों और उसे आप अपने घर पर एक रुमाल पर रखकर बना सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो अपने बड़ों का मदद भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने अपने सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को भी हमने पूरा कर लिया है। बच्चों इस पाठ के आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। देख लेते हैं कि वह क्या है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, जो कि आपको पाठ के आधार पर पूरे करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, मोहल्ले के बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची डैश लेते। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, डैश में क्या होगा, आपको ये सेंटेंस एज इट इज आपकी किताब में मिल जाएगी। आपको बस ढूंढना है कि इस रिक्त स्थान पर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहला वाला मैं बता देती हूँ आपको। मोहल्ले के बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। क्या लेते बच्चे, पेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमने लिख दिया पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरी पढ़ लेते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी वो बच्चे आप स्वयं अपने घर पर खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी देख लेते हैं। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक डैश माना। ईला ने अपने हाथों की जिद को क्या माना था बच्चों बताइए। आपकी किताब में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ईला परेशानियों के आगे डैश वाली नहीं है। ईला परेशानियों के आगे क्या करने वाली नहीं थी बच्चों। आपको इसका उत्तर भी आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। चौथी पढ़ लेते हैं। जो चौथी पढ़ लेते हैं, उसके डैश और डैश ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके किस चीज ने कुदरत को भी झुठला दिया बच्चों, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने